जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैप्टर के पार्ट 4 में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था बेटा, और दो टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। आज हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, जो हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाम से हमें पता लग रहा है कि हमें डिस्प्लेस करना है किसी को, किसी ना किसी को। तो हमारे पास तो एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बनता है ना। तो अगर दो रिएक्टेंट ऐसे हैं जिसमें से एक हाईली रिएक्टिव है और एक लेस रिएक्टिव है, जिसकी रिएक्टिविटी कम है, तो हाईली रिएक्टिव वाला जो मेटल है वो लो रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो क्या लिखोगे? व्हेन ए हाईली रिएक्टिव metal when a highly reactive metal displays a low reactive metal from its compound, then this reaction is called displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे है। तो एक हाईली रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देगा। मींस कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो थर्ड चैप्टर में है बेटा, वो तो आपको हल्की से याद होनी चाहिए कि मेरे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मान लो ये मेरे पास कंपाउंड हो गया और इसमें मैंने डाल दिया Fe, लोहे के टुकड़े डाल दिए, ग्रेन्यूल्स ऑफ आयरन। अब हमें ये पता करना है क्या Fe कॉपर से हाईली रिएक्टिव है या नहीं। तो आप जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो तो हम ये एलिमेंट्स लिखते हैं बेटा वहां पे। अब देखना बेटा, ये हमारे टॉप के मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और कॉपर। ये वो एलिमेंट है जिनकी रिएक्टिविटी हमने मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। अब देखो कॉपर यहाँ पे है और मेरे पास Fe यहाँ पे है, तो रिएक्टिविटी सीरीज किसकी ज़्यादा हो गई? Fe की। मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो ये लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो लो रिएक्टिव मेटल है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। एक और ले लो बेटा, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट ही है तो इसमें अगर हम जिंक ऐड करते हैं, जिंक, तब भी देखो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है ना, तो जिंक की भी रिएक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो ये उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो बस ये रिएक्टिविटी बेस्ड अपने पास रिएक्शन है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, लात मार देगा, है ना। ऐसे ही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे बेटा हमारी फोर्थ नंबर की जो रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ नंबर, डबल
डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इस बार दो या दो मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक दूसरे को करेगा तो पहले वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा डिस्प्लेस। इस बार हमारे पास दो कंपाउंड होंगे। क्या होंगे बेटा, पहले आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट और एक कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, है ना, मान लो। तो इन दोनों कंपाउंड में हम देखेंगे कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, है ना। तो एक ये चीज़ बन गई, मान लो ये कॉपर सल्फेट था, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, जिंक हाईली रिएक्टिव था तो उसने इसको लात मार दी और क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड। या क्या होता है कि इसमें कॉपर आयन, सल्फेट आयन, जिंक आयन और ऑक्सीजन आयन ये आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। आयनस आयंस क्या होते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आयंस क्या हो जाते हैं, रीअरेंज होते हैं। मतलब ये प्लस वाला इसके साथ कंबाइन था ना पहले, तो वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस भी इसमें होते हैं। या तो ये नोट कर लो या तो ये नोट कर लो, दो तरीके हो गए ना। हाईली रिएक्टिव मेटल लो को लात मार देगा, या वो आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम क्या नोट करेंगे, इसमें हम नोट करेंगे ए रिएक्शन इन विच ए रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड न्यू कंपाउंड्स आर formed new compounds are formed by mutual interchange 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 sorry by mutual exchange of ions between two compound। ओके, तो एक ऐसी रिएक्शन इन विच जिसमें न्यू कंपाउंड बनते हैं, बाय म्यूचुअल का मतलब दोनों तरफ से ही आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। दोनों कंपाउंड के बीच में आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। जैसे मैंने लिखा सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2। तो अब इनमें आयंस एक्सचेंज होंगे। इसमें कौन कौन से आयंस है, तो आप कहोगे सर सोडियम प्लस है। इसमें कौन सा आयंस है, आप कहोगे सर सल्फेट आयन है। इसमें कौन सा है, बैरियम+2 है। और इसमें Cl- है। तो प्लस वाला जुड़ेगा Cl के साथ और ये वाला जुड़ेगा इसके साथ, है ना। प्लस माइनस ये आपस में मिक्स होंगे ना, तो एक बनेगा मेरे पास NaCl और एक मेरे पास क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट। अब ये बैरियम सल्फेट क्या होता है, ये नीचे इकट्ठा होता है ना। ये बॉटम में क्या बोलेंगे इसको, कोलेक्ट इन बॉटम
of collect in bottom of test tube। तो ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाकर ना इकट्ठा होता है, मतलब ये इनसॉल्यूबल है। ये कैसा है? इनसॉल्यूबल है। और जिस रिएक्शन में इनसॉल्यूबल कंपाउंड बनते हैं उसको हम एक रिएक्शन का नाम और देते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है, जो पानी में या उसमें जो भी मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, उसमें नहीं घुलता है, तो उसको हम पीपीटी भी बोल देते हैं। शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी, है ना। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी सम होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बने और टेस्ट ट्यूब में या जिसमें भी आप वो रिएक्शन कर रहे हो उसके बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाए, घुले ना उसमें, तो वो होती है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और ये कहाँ मिलेगी आपको? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। कहाँ मिलेगी? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो मैंने इसमें दो तरीके बताए थे ना कि हाईली रिएक्टिव, लो को लात मार देगा, एक वो तरीका। दूसरा क्या है कि इसमें आयंस आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाते हैं। म्यूचुअल भी आपके पास प्लस है, मेरे पास माइनस है, तो हम क्यों ना कोलैब कर ले, ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं और हमारे पास एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। ओके, यही था हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो बेटा, अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई ना कोई तो वास्ता है, पड़ेगा ही। तो फिफ्थ नंबर कौन सी है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। ए रिएक्शन in which a reaction in which oxygen is adding oxygen is adding a reaction in which O2 या oxygen is adding is called oxidation reaction। oxidation reaction। ओके। या या और रिमूवल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ती हो या उस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलती हो, है ना। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मीन्स कि मेरे पास सी कार्बन है, मैंने उसको हवा के प्रेजेंस में आग लगाई तो क्या बन गया? CO2। अब इसमें देखो, यहाँ सी था और यहाँ पे सी में क्या जुड़ गया? O। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन। आपकी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी क्या है? रेस्पिरेशन भी क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जो हमारा होता है उसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऐड हो जाती है और CO2 और प्लस पानी और प्लस में हीट निकलती है ना। तो रेस्पिरेशन भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। फिर अगर मैं बात करूं, फिर मैं अगर बात करूं, ऑक्सीडेशन तो रिएक्शन हो गई, अब है रिडक्शन। यहीं पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं रिडक्शन भी।
रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? इसका उल्टा, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगी। इसमें अगर हाइड्रोजन निकल रही थी तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगी। तो आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना किसी भी रिएक्शन में वो क्या कहलाता है? रिडक्शन हो गया उसका। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मीन्स कि अगर मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है या कुछ भी और सब्सटेंस ले लेते हैं कि मेरे पास कॉपर, हाँ कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है। ओके, मैंने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया है ना। अब देखो साफ साफ दिख रहा है अभी इसमें H2 जुड़ रही है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? रिडक्शन हो गया। तो क्या बनेगा इसमें? आप कहोगे सर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी कॉपर अलग हो जाएगा और प्लस में वाटर बनेगा। कॉपर प्लस में वाटर, कॉपर प्लस में वाटर, कॉपर अलग हो जाएगा रिडक्शन करने पे। तो ये था रिडक्शन और ये था मेरे पास ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, इसी रिएक्शन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपसे एक पेपर में एक इक्वेशन आएगी और आपसे पूछेगा अभी इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मान लो वो एक रिएक्शन ये है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड अब एक सब्सटेंस है मेरे पास कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें से O था तो O क्या है? निकल गया, है ना। O निकल गया मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है भाई? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो इस वाली प्रोसेस में तो क्या हो गया? रिडक्शन। लेकिन देखो H को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे O नहीं था और H2 में क्या जुड़ गया? O, और O का जुड़ना एडिंग ऑफ ऑक्सीजन वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, जब दोनों एक साथ होंगे तो क्या बोलोगे? रेडॉक्स। ओके, ये हमारी सारी इक्वेशन पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीबीएसई बोर्ड में प्रॉपर। आरबीसी में इतने मैंने नहीं देखे पर सीबीएसई में जरूर आते हैं। अब ये होता क्या है? मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखी, वो सेम पहले वाली लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और क्या बना था? कॉपर प्लस में वाटर बना था ना। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऐसे एजेंट होते हैं ये जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं। दे गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, टू अदर्स, दूसरों को ये ऑक्सीजन देते हैं। अब इसके पास ऑक्सीजन है तभी दे पाएगा, जिसके पास ऑक्सीजन है फॉर्मूले में वही तो ऑक्सीजन आगे कैरी कर पाएगा, दे पाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंस जिनके फॉर्मूले में ऑक्सीजन है वो काइंड ऑफ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक प्रकार से आप मान सकते हो, है ना। अगर मुझसे ये पूछे भी इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे कॉपर ऑक्साइड। अब आपके माइंड में यहाँ भी आना चाहिए कि यहाँ पे वाटर में भी तो O है, बट वो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है ना, ये तो बात की कहानी है। पहले कौन था मेरे पास? कॉपर ऑक्साइड।
तो यहाँ पे मेरे पास जो एजेंट है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ गया होगा बेटा। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन को ऐड कर रहा था तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा, है ना। क्या कर देगा, दे ऐड हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन। या तो वो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या वो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि एक ऐसी रिएक्शन आ जाए हमें पता ही ना लगे कि जिसके अंदर ओ है ही ना, तो उस टाइम हम क्या करेंगे भाई, है ना। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, थोड़ा 2 मिनट रुकना एक बार। चलो एक मैं रिएक्शन लिख के देता हूँ। मान लो कि मेरे पास NaCl है, या उल्टा कर लो, Na+ में Cl2 क्लोरीन है, और मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ और मेरे पास बनता है NaCl बनता है। तो मेरे को ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। ठीक है, मैं सिर्फ रेफरेंस पे ले रहा हूँ ये रिएक्शन समझने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो आपको पहले पता करना है, ऑक्सीडेशन पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, या हमें पता होना चाहिए उसका चार्ज। क्या पता होना चाहिए, चार्ज। ये दोनों बातें अगर आपको पता है या एक भी पता हो तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का है, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर चार्ज है 0, क्योंकि एटम्स न्यूट्रल होते हैं ना एक प्रकार से। तो ये 0 से +1, इसका जो नंबर है वो बढ़ रहा है। अगर आपको लगे भी नंबर चार्ज बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है वहां पे, ऑक्सीडेशन। अगर ये चार्ज का नंबर बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। अब यहाँ पे देखो Cl2, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, इसका चार्ज 0, 0 है क्लोरीन के ऊपर, 0, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके ऊपर चार्ज है -। देखो 0 से क्या हो गया, कम हो गया, कम क्या हो गया, कम हो गया। अगर चार्ज कम हो जाए तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा उसका, रिडक्शन। और इसका क्या था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे समझना है वैसे। अब इसको अगर आपको याद करना हो कि प्रॉपर, है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मान लो मैं आपको थोड़ा है इसी में बताता हूँ, इसी में। तो मान लो मैंने सोडियम का मुझे फाइंड करना है, भी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो मैंने सोडियम को मान लेता हूँ मैं X, और हमें पता है कि जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है -1। अब ये कंपाउंड है, कंपाउंड अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, मतलब नमक है, नमक थोड़ा करंट मार देगा आपको सॉलिड स्टेट में, जब उसको पानी में डालोगे तब कुछ, हाँ, हो सकता है इसमें आयंस ट्रांसफर हो जाए। तो ये करंट तो मारेगा नहीं, मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज है 0, तो मैंने टोटल का रख दिया 0 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब देखो +1 वही तो था। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज मान लो। समझ में नहीं है, अपने एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से समझना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बात याद कर लोगे कि अगर ये चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, अगर चार्ज कम होगा तो रिडक्शन। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। अब हमें कैलकुलेट करना है किसी ना किसी का, हम एक लिखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, इसी से सॉल्व करते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट्स फॉर्म टू मेक कॉपर प्लस वाटर, है ना।
अब इसमें चेक करते हैं भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और वहां तो दिख ही रहा है अभी कुछ नहीं साथ में, तो इसका तो यहाँ पे 0 है। अब इसको चेक कर दे, तो मैंने कॉपर को मान लिया x, और मेरे को पता है O का जो वैलेंसी है या चार्ज है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो चार्ज कितना होता है -2, और इक्वल में 0, पूरे कंपाउंड का चार्ज इक्वल में, और उनके जो पार्ट है उनका इस तरफ आता चलेगा, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। इस 2 का मतलब क्या है बच्चों कि कॉपर के पास +2 का चार्ज है, +2 का। अब +2 से वो 0 पे आ गया, +2 से वो 0 पे आ गया, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं कम हो गया ना, तो कम होने का मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसका अगर रिडक्शन है तो ये पक्की बात है दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिस फॉर्मूले में O है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो जिसमें से O निकलेगा या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, पर यहाँ पे तो कम हो रहा है, कम होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। ये हमारी होगी सारी रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी अफेक्ट, ऑक्सीडेशन के अफेक्ट क्या पड़ते हैं। दो अफेक्ट है जिसका नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी, वो स्टार्ट करते हैं बेटा अभी। सो अफेक्ट ऑफ oxidation, effect of oxidation in daily life। आपने देखा होगा अक्सर जो हम जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम यूज करते हैं सरिया। वो सरिया बाहर गलियों में पड़ा रहता है, और कुछ दिनों के बाद उस पर एक लेयर बन जाती है रेडिश ब्राउन सी, क्योंकि वो ओपन में रखा हुआ है। और ओपन में क्या होती है हमारे पास, O2 ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर होती है, कुछ एसिड्स भी होते हैं पानी में, है ना। तो ये सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं सरिये पे, और उसको जंग में, उसको मतलब उस पर जंग लग जाती है, कहने का तात्पर्य तो यही है ना। तो ऐसी कोई भी चीज है जो हवा में ओपन है, जो हवा से रिएक्शन कर रही है अपने आप, तो वो एक प्रकार से चीज खराब हो रही है। क्योंकि हम अगर जूते भी लाते हैं नए, तो वो स्टार्टिंग में नए की तरह लगते हैं, पर बाद में कुछ टाइम बाद वो भी खराब होने लग जाते हैं। ऐसे ही प्रोसेस है हमारी ऑक्सीडेशन। अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो चीज धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाएगी। चांदी है बेटा, चांदी भी हवा से रिएक्शन करती है ना, किसी CO2 से रिएक्शन करती है, सल्फाइड SO2 से रिएक्शन करती है किसी गैसों से, तो उस पे भी एक अलग लेयर बन जाती है ब्लैक रंग की चांदी पर, है ना। गोल्ड पे तो चलो नहीं लगती, तो गोल्ड बहुत लेस रिएक्टिव है, चांदी पे लग जाती है, चांदी काली हो जाती है। कॉपर हमारा तांबा, तांबा हमारा हरा हो जाता है, कॉपर हमारा हरा हो जाता है। तो ये कुछ रिएक्शनें हैं जो अफेक्ट पड़ते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, है ना। अब ऑक्सीडेशन है क्या, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन के इफेक्ट है, पहला है कोरोजन। पहला क्या है, कोरोजन। पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसको हम ओपन में रखते हो, जिसपे हवा पानी या कुछ एसिड्स अटैक करते हैं तो वो चीज खराब हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो आप क्या लिखोगे इसमें, व्हेन ए मेटल when a metal is exposed is exposed to exposed to a substances to a sorry exposed to substances such as moisture such as moisture, acid, ऑक्सीजन, वाटर वेपर या मॉइस्चर, एक ही बात है, एक्सेट्रा, है ना। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। मॉइस्चर नमी, वाटर वेपर हवा के अंदर जो पानी की मौजूदगी है वाटर वेपर के रूप में मॉइस्चर मान लो, हवा है खुद O2 और कुछ एसिड, जब ये तीनों अटैक करेंगे ना किसी भी सब्सटेंस पे या मेटल पे, वो उसको खराब कर देंगे, है ना। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज का मतलब उसका राज खुल जाना, उसी को बोलते हैं एक्सपोज। जब वो
ओपन आता है सभी के सामने, हवा के पानी के संपर्क में आता है, तो एक्सपोज हो जाता है। व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंसेज सच एज मॉइस्चर, एसिड, O2 एक्सेट्रा for some time, for some time, for some time, a layer of a layer of a layer of hydrated oxide is formed. A layer of hydrated hydrated oxide is formed is formed hydrated oxide is formed which weakens which weakens which weakens the metal weakens the metal and and hence metal is metal is said to be corrode to be corrode। तो इसमें क्या लिखे हैं, जब तीनों चीजें इस पे अटैक करेगी मेटल पे, तो कुछ टाइम के लिए, टाइम तो वैसे बहुत लग जाता है पर मान लो कुछ टाइम के लिए ना, लोहे पे तो जंग जल्दी लगती है हवा में। ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड का मतलब है कि उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे फॉर्मूले में, तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, उसके ऊपर जम जाती है या बन जाती है, इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल, जो मेटल को कमजोर करती है, एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। और मेटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोड मेटल, मतलब ये जंग लग गया, खराब हो गया, इसका खत्म होने वाला है भी, इसको बोलते हैं कोरोड मेटल, इसी से बना है कोरोजन से। ओके, अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, है ना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। और कोरोजन भी क्या है, इट इज ए ऑक्सीडेशन, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे, मान लो कि मेरे पास Fe है लोहा, और इसमें मैंने 2 मिनट रुकना बेटा, इंक डाल लेते हैं, देखना वो इंसाफ ही करा नीचे तक। उससे नीचे मत लाना बस। अब देखना बेटा, मेरे पास है Fe प्लस O2, क्योंकि इस पे हवा अटैक कर रही है, पानी अटैक कर रहा है ना, तो ये बनाते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 डॉट H2O प्लस, हमें कोई मतलब नहीं है उससे क्या बने। तो ये मेरे पास फॉर्मूला किसका है, रस्ट का, जंग का फॉर्मूला है रस्ट का। तो लोहे पे जंग लग जाती है ना, वो ऐसे लगती है, ये फॉर्मूला होता है उसका। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या है, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ओके, अब है रेंसिडिटी, अब हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी सेम कोरोजन की तरह ही है, कोरोजन में मेटल खराब हो रहे थे, तो रेंसिडिटी में क्या खराब हो जाएंगे, हमारी लिक्विड चीजें खराब हो जाएगी, है ना, रेंसिडिटी में क्या खराब हो जाएगी, लिक्विड चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसे याद कर लेना। रेंसिडिटी सेम ही है कोरोजन के जैसे बेटा।
जैसे आप चिप्स खाते हो, अगर चिप्स का ओपन में रखते हो तो वो चिप्स क्रंच उसका खत्म हो जाता है चिप्स का, है ना। और ऐसी तो वो वहाँ पे दिक्कत क्या है, अचार होता है, अचार को आप ओपन में रखते हो काफ़ी टाइम के लिए तो अचार भी खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वहाँ पे होता है रेंसिडिटी प्रोसेस। हो तो रहा है वहाँ पे ऑक्सीडेशन ही, उसमें हवा जुड़ रही है, बस उसका नाम क्या रख दिया हमने, रेंसिडिटी। अब इसमें क्या है, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, है ना, इसमें नाम ही आ गया, द ऑक्सीडेशन ऑफ the oxidation of fat and oils, the oxidation of fat and oils when exposed, when exposed, when exposed to air, to air is known as, is known as rancidity, rancidity. It leads, it leads to bad smell, to bad smell, to bad smell and bad taste, and bad taste of food। ठीक है, तो रेंसिडिटी में देखो खाने वाली चीजें हैं, ऑयली है तो ना, जैसे ऑयली और कौन सी है, फैट वाली चीजें हैं, चिप्स वगैरह है, बिस्कुट मान लो आप, बिस्कुट के बाहर तो वो भी सिल्ली से पड़ जाते हैं, खाने का टेस्ट बदल जाता है उनका। तो बस वही है कि फैट और ऑयल्स को अगर आप हवा में रखते हो तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और वो चीज़ खराब हो जाती है। इट लीड्स, और उससे क्या होता है, स्मेल आती है गंदी, और टेस्ट भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। मेथड क्या होंगे इसके, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब इसके हमारे पास क्या क्या फीचर है, क्या क्या मेथड है जिससे हम रेंसिडिटी को बचा पाए। रेंसिडिटी है क्या, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन को जुड़ने से रोक दो, वही तरीका हो जाएगा ना। या उसको टाइट कंटेनर में बांध के रखो चीज़ों को ताकि हवा ना लगे, तो आप क्या लिखोगे, बाय एडिंग, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एंटीऑक्सीडेंट, ये हम उसमें डाल देंगे ताकि उनको हवा ना लगे, एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, है ना। फिर हम क्या रखेंगे, कीपिंग, कीपिंग फूड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। और फूड को हम कहाँ रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में। अब हवा टाइट मतलब अब टाइट कंटेनर है तो हवा तो आएगी नहीं, तो हवा तो काम खराब कर रही थी, है ना। थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, उसमें हम फिल विद नाइट्रोजन, उसको हम भर देंगे नाइट्रोजन से, चिप्स के पैकेट को भर देंगे किससे, नाइट्रोजन से। तो अब ऑक्सीजन तो है नहीं और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन एक रिएक्टिव गैस नहीं है, वो रिएक्शन नहीं करेगी खाने के साथ। और लास्ट रेफ्रिजरेशन, और लास्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन, या उसको हम ठंडा फ्रिज में रख दोगे तो वहाँ पे भी गैस या जो हवा से संपर्क उसका टूट जाएगा, हवा ऐड नहीं होगी तो हमारा जो खाना है वो बच जाएगा, है ना। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ताकि हवा ना लगे, कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, फिल विद नाइट्रोजन, और रेफ्रिजरेशन। सभी में एक ही काम हो रहा है कि हवा से संपर्क तोड़ना है। तो ये था हमारा रेंसिडिटी फर्स्ट।